हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम कंपेयर करने वाले हैं, एक तरह से क्लैश ऑफ टाइटन्स हम बोल रहे हैं इसको। ये तीन फ्लेक्सी कैप जो सबसे बड़े फ्लेक्सी कैप फंड हैं, और तीनों ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपीस एसेट अंडर मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो तीनों के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे कि कैसे फंड्स हैं, क्या है डिटेल कंपैरिजन, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो बाकी कैसे हैं, या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये फंड्स कैसे हैं। तीनों फंड्स एज आई सेड बहुत बड़े हैं, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। और फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। मतलब मोस्टली, मतलब इवन व्हेन आई मेक पोर्टफोलियोज और एवरीथिंग, तो मोस्टली एक ये वाली कैटेगरी हमारी एक कोर कैटेगरीज में रहती है कि जो म्यूचुअल फंड्स की हम जब फंड्स पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम मानते हैं, क्योंकि इट गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द फंड मैनेजर कि आपको लार्ज कैप करना है, मिड कैप करना है, स्मॉल कैप करना है, जैसे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फंड मैनेजर। तो इफ ए फंड मैनेजर इज गुड तो दे कैन टेक अ डिफरेंट राइट्स कि भाई अगर स्मॉल एंड मिड कैप में वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है तो दे विल टेक मोर एलोकेशन, मतलब दैट्स द एक्सपेक्टेशन। और फिर अगर ऐसा लार्ज कैप में दिख रहा है तो लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड रहता है कि दे कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ सब टाइप की फ्लेक्सी कैप। तो कंप्लीट प्योर डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बेसिकली इन फंड्स का रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना सेक्टर स्पेसिफिक है, ना कोई लार्ज मिड स्मॉल कैप स्पेसिफिक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज मानी जाती हैं। और सब बड़े बड़े फंड हाउसेस की जो कोर फंड्स हैं काफ़ी सारे, वो इसी कैटेगरीज में लाई करते हैं। और ये तीनों फंड्स भी दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट फंड्स ऑफ ईच ऑफ दीज फंड हाउसेज। तो पराग पारिक की हम बात करेंगे तो उनका तो ये कोर फंड है। ठीक है, मतलब दे हैव लॉन्च्ड वेरी फ्यू फंड्स, और इसी का ये इनका मेन फ्लैगशिप फंड जो बोलते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप का भी ये काफ़ी बड़ा फंड्स में से एक है, शायद बिगेस्ट फंड है उनका। एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का भी, मतलब वो टॉप 2-3 फंड्स, HDFC फंड हाउस के भी टॉप 2-3 फंड्स में से है एज पर एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो चलो करते हैं डिटेल एनालिसिस क्या है। अब सबसे पहले डिस्कशन में आएगा कि कब से ये फंड्स हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो जो पराग पारिक है वो 2013 में बेसिकली स्टार्ट हुआ, मई 2013 में। अभी सबसे बड़ा फंड है, मतलब तीनों का काफ़ी सिमिलर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बट सबसे बड़ा अब ये वाला फंड हो गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड दिस इज एज टिल September 30th तक का जो डेटा लेटेस्ट है, 30 सितंबर 2023 तक का ये डेटा है। तो उसमें ये बिगेस्ट है। ठीक है, सेकंड जो है वो कोटक फ्लेक्सी कैप है जो 40,685 करोड़ है। थर्ड जो है वो HDFC फ्लेक्सी कैप है जो कि 39,794 करोड़ रुपीस के फंड्स हैं। तो ठीक है, तीनों मिला के 1.2 लाख करोड़ रुपीस ये मैनेज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो इंटरेस्टिंगली पराग पारिक का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान में। ठीक है, और कोटक और HDFC का ज़्यादा है। क्यों मैं इंटरेस्टिंगली बोल रहा हूँ, क्योंकि पराग पारिक इज अ स्मॉलर फंड हाउस as compared to both of them. Kotak and HDFC are much bigger fund houses, and they have much more funds as well, right? बट पराग पारिक ने काफ़ी एक अच्छे से ये अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज किया है, और मतलब एक्सपेंस रेशियो मैनेज किया है। आई थिंक तो दैट इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट दे आर गिविंग कि ये काफ़ी कम रख रहे हैं उसको। फिर 0.6 डायरेक्ट का भी फंड अगर हम देखें तो कोटक फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक आर एट लेसर एक्सपेंस रेशियो। HDFC का डायरेक्ट का भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 0.94 है। ठीक है, तो उस हिसाब से दोनों से ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। रिटर्न सिंस इंसेप्शन, ऑब्वियसली अब ये जो चीज़ है ये कुछ आपको समझना है कि ये डिफरेंट रहेगी डिफरेंट पीरियड के हिसाब से। तो इसको कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड है। ये 2013 में स्टार्ट हुआ, ये 2009 में स्टार्ट हुआ, और ये तो बहुत पुराना फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप इस 1995 में स्टार्ट हुआ, तब HDFC AMC ही नहीं था, वो किसी और फंड हाउसेज में था। फिर HDFC AMC एक्वायर्ड दैट इन 2003 आई थिंक, एंड देन टिल दैट टाइम वो ये अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए ये तो बहुत पुराना फंड है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। तो इंटरेस्टिंगली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जब से स्टार्ट हुआ है तब से राजीव ठक्कर जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ वेरी स्टार फंड मैनेजर। बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह, मतलब वी ऑल्सो फॉलो हिम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में, मतलब वेन एवर ही इज़ ऑन, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो ये फॉलो किए जाते हैं। फिर राज मेहता जी भी हैं, रौनक ओंकार जी हैं, ये भी काफ़ी टाइम से इस फंड हाउस के फंड मैनेजर्स हैं, इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप में हर्षा उपाध्याय जी हैं, विच इज़ ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सिंस इंसेप्शन, आई थिंक 2009 से ही हैं।
ठीक है। और अगेन वेरी वेरी बिग फंड मैनेजर, और ऑब्वियसली मतलब आप देखो ना कि कहाँ तक लेके गए हैं, 40,000 करोड़ का फंड लेके गए हैं अपने ही परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो उससे पता चलता है। रोशी जैन जी हैं HDFC फ्लेक्सी कैप की, एंड शी हैज़ ज्वाइंड रिसेंटली। तो अभी उनको 1-1.25 साल ही हुआ है इस फंड को मैनेज करते हुए। उससे पहले कौन मैनेज करता था इस फंड को? उससे पहले प्रशांत जैन जी मैनेज करते थे, एंड ही वॉज मैनेजिंग दिस फंड सिंस आई थिंक 1995 ओनली, and then he I think left SDFC in 2022, and then Roshi Jain, I think she has joined from Franklin, she was managing Franklin funds as well, ठीक है, and then now she is managing this fund, तो she has a good legacy। Franklin में भी फंड मैनेजर थी, उनके कुछ परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे थे। now she is managing completely alone this fund, जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए एक फंड मैनेजर चेंज है, राइट, एंड 2 फंड मैनेजर जो हैं वो सिंस इंसेप्शन है। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ ये कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है फंड हाउसेस के लिए, कि फंड मैनेजर्स जो हैं वो 10-10, 12-12 साल से सेम फंड मैनेजर्स हैं, राइट। HDFC का भी रिसेंटली चेंज हुआ है, कब से 20-22 साल से वो ही प्रशांत जैन जी वॉज मैनेजिंग दिस फंड बेसिकली। तो इस बेसिकली माई पॉइंट इज कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। फंड हाउसेज ऑल्सो पे लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है, फ्रॉम फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव फॉर दिस, एंड इवन फ्रॉम द फंड मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पर्सपेक्टिव, एज आई सेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है कि हमारी एक कोर MF पोर्टफोलियो के लिए। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें हमें पहले बेसिकली समझना है कि हाउ डिफरेंट फंड्स जो हैं ये लार्ज मिड स्मॉल में एलोकेशन कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और कैसे चेंज हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पराग पारिक। तो पराग पारिक आई एम श्योर आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी सारे इसके सेपरेट भी इस फंड का रिव्यूज़ किए हैं इन द पास्ट। तो आपको पता है कि ये फंड जो है एक अच्छा खासा एलोकेशन ओवरसीज़ इक्विटी में भी लेता है। ओवरसीज़ इक्विटी मतलब US इक्विटी, मतलब US के स्टॉक्स में भी ये इन्वेस्ट करता है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिफरेंट बात है, और यही एक ऐसा फंड है मेजर बड़ा जो ये करता है। और ऑब्वियसली मतलब ओवरऑल इट्स अ डोमेस्टिक फंड हाउस फंड ओनली, बिकॉज 65% तो ये मैनेज करता है कि ये डोमेस्टिक इक्विटी में ही रखे, बट 65% क्योंकि ताकि टैक्सेशन डोमेस्टिक वाला मिले, बट उसके बाद दे टेक सम एलोकेशन इन ओवरसीज़ इक्विटी एज वेल। अब एक और चीज़ है कि ओवरसीज़ इक्विटी में अभी गवर्नमेंट ने, RBI ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बिकॉज ऑफ दे हैड सम लिमिट्स कि इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतने पर्टिकुलर डॉलर्स के अलावा। तो उसकी वजह से दिस फंड हाउस वॉज नॉट एबल टू इन्वेस्ट टू मच मनी, न्यू मनी इन द ओवरसीज स्टॉक्स। तो ये चीज़ समझिए, एंड दिस इज लाइक आई थिंक 1.5 ईयर ओल्ड से ये चल रहा है, 1-1.5 साल से दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट न्यू मनी इन द ओवरसीज इक्विटी। तो अभी जितना भी नया पैसा आ रहा है वो मोस्टली डोमेस्टिक इक्विटी में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ ये समझ आएगा। तो सबसे पहले पराग पारिक देखते हैं। तो पराग पारिक अगर आप देखेंगे 2013 से ही वो स्टार्ट हुआ है, तो इट वॉज मेजरली ए स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड, राइट। अच्छा खासा स्मॉल कैप का एलोकेशन था, लार्ज एंड मिड कैप का थोड़ा था, बट हमेशा से ओवरसीज इक्विटी विच इज़ ये जो येलो से पता चल रहा है, तो ओवरसीज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंसिस्टेंटली रखा है। फिर धीरे धीरे दे हैव रिड्यूस स्मॉल कैप एलोकेशन, एंड दे हैव ऑब्वियसली जैसे जैसे फंड का जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव 40,000 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट इन, बहुत टफ है, राइट, स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो उन्होंने जैसे जैसे बढ़ा ये फंड इम्प्रूव हुआ, तो इन्होंने अपना स्मॉल कैप एलोकेशन कम करते गए और लार्ज और मिड कैप एलोकेशन बढ़ाते गए, ठीक है। फिर लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ाया अच्छा खासा, और फिर कंसिस्टेंटली एक उसको कंसिस्टेंटली 15-20-22% पे रखा है अगर हम ओवरसीज इक्विटी देखें तो, ठीक है। और अगर हम कोविड के बाद देखें तो कोविड के बाद उन्होंने लार्ज कैप एलोकेशन फिर अपना कम किया, मिड कैप बढ़ाया, राइट, एंड देन दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर लार्ज कैप एलोकेशन इन लास्ट 2-3 ईयर्स। अब लार्ज कैप एलोकेशन जो है ऑलमोस्ट 60%, 59% ऑफ द पोर्टफोलियो करंटली है ओवरऑल में। 7% करंटली मिड कैप एलोकेशन है, तो मिड कैप ज़्यादा नहीं है, हम वी कैन सी मिड कैप पहले काफ़ी ज़्यादा था 2020 के आसपास, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 15 के आसपास 15-20% था, बट अभी जो है वो 7% पे आ गया। स्मॉल कैप एलोकेशन 5% के आसपास ही हो गया, काफ़ी कम हो गया है। ऑब्वियसली हम यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा था पहले, राइट, शुरू में 2014-15 में, बट अब जो है स्मॉल कैप इज़ नॉट मच ऑफ ए पोर्टफोलियो। ओवरसीज ओ से हो रहा है 16% है करंटली। अगर हम पहले देखेंगे 1-1.5-2 साल पहले, तो आई नो कि ये 24-25% तक भी पहुँच गया था एक टाइम पे, राइट, बट अब जो है एज आई सेड कि रिस्ट्रिक्शन है नया पैसा डालने की इन द
ओवरसीज स्टॉक्स, तो बहुत ज़्यादा नया पैसा नहीं डल रहा है इसमें, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कंसिस्टेंटली रिड्यूसिंग, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये जो है बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है, येलो कलर। और कैश एलोकेशन, कैश है उनके पास 13% का, तो दे आर कीपिंग हाई कैश। और ये जो चीज़ है ना, ये कंसिस्टेंटली रखी है उन्होंने। मतलब आप अगर देखेंगे तो एक सिर्फ 2022-20-21 में दे हैव ए लो, उन्होंने कैश एलोकेशन शायद 10% से कम रखा है, 7-8% है यहाँ दिख रहा है। बट अदरवाइज ये एक ऐसा फंड है जो अच्छा खासा कैश अपने पास रखता है, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस की बात बहुत ज़्यादा करते हैं ये, उसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। बट अच्छा खासा तो 13.5% इनके पास अभी कैश है, 16% इनके पास इक्विटी है जो ओवरसीज है, और बाकी जो है इस तरह से इनका लार्ज मिड स्मॉल है। तो मिड ऑन स्मॉल एलोकेशन नाउ इज वेरी लेस, मेजरली इट्स अ लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड, बट ऑफ कोर्स दे कैन चेंज इट बिकॉज दे आर फ्लेक्सी कैप, सो दे कैन चेंज एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी दे हैव। अब हम जाएंगे कोटक फ्लेक्सी कैप जो कि सेकंड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट, और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है लास्ट 10 साल में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये डेटा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखना है, सिर्फ फंडोमीटर पे मिलता है ये वाला डेटा, कि जो आपको हिस्ट्री दिखाता है एसेट एलोकेशन की, और कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो फंडोमीटर में अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। और ये सभी फंड्स का अवेलेबल है, सिर्फ इसका नहीं है, राइट। तो अब आप देखेंगे कि ये कोटक फ्लेक्सी कैप जो है, ये वी कैन सी कि हाउ दिस, ये कंसिस्टेंटली जो है 65 से लेके 75% लार्ज कैप एलोकेशन रखा है इसने कंसिस्टेंटली। तो बेसिकली इसने अपनी फ्लेक्सी कैप होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया नहीं है। उसका एक टारगेट है कि भाई मैं 65 से 75 के बीच में लार्ज कैप रखूंगा, और उसने कंसिस्टेंटली वही रखा है, ना उसने ज़्यादा बढ़ाया कभी और ना उसने कम किया, कभी ज़्यादा ऊपर नीचे किया ही नहीं है। सेम उसका जो है मिड कैप एलोकेशन है, राइट। अगर आप देखोगे तो मिड कैप एलोकेशन उसका कंसिस्टेंटली 20-22% के आसपास रहा है। थोड़ा रिसेंटली उन्होंने बढ़ाया है मिड कैप एलोकेशन आफ्टर कोविड, तो अभी जो है अगर हम देखें तो 25% उनका मिड कैप एलोकेशन है, 71.5% लार्ज कैप एलोकेशन। स्मॉल कैप दे आर ऑलमोस्ट आउट, आई थिंक स्मॉल कैप एलोकेशन फिर भी पहले था 2018-19 तक 4-5-7-8% का था, बट अब जो है दे जस्ट 2.4%। तो स्मॉल कैप एलोकेशन इज नॉट, एंड कैश इज करंटली नेग्लिजिबल। बिफोर कोविड दे स्टिल हैड कैश, 7-8% का कैश रखते थे, बट नाउ कैश इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सिर्फ 0.9% का कैश एलोकेशन उनके पास है। तो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बहुत हाई कैश, ओवरसीज इक्विटी, राइट। और स्टिल इससे तो ज़्यादा एलोकेशन इन स्मॉल कैप, इट इज़ मोर मिड कैप एंड लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड कोटक फ्लेक्सी कैप। अब हम जाते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी कोटक की तरह है, मोर और लेस अगर हम देखें तो 65 से 75 या 80% तक का मैक्सिमम लार्ज कैप एलोकेशन लेके गए हैं। तो सिमिलर थॉट प्रोसेस उनका है, डिफरेंस थोड़ा सा बस यही है, they have a lower mid cap allocation and higher small cap allocation. Small cap allocation इनका 7.3 है, mid cap allocation 11.5 है, और कैश इन्होंने करंटली ज़्यादा रखा है, बट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखते थे, बट 2022 के आसपास उन्होंने कैश बढ़ाया। 2022 में क्या चेंज हुआ? फंड मैनेजर चेंज हुआ, राइट। तो फंड मैनेजर जो है नई जो आई हैं ऋषि जी, उनका शायद थॉट है कि उन्होंने अभी थोड़ा कैश एलोकेशन बढ़ाया है। उससे पहले अगर हम देखें जो प्रशांत जैन जी जब थे 2022 से पहले, तो कैश एलोकेशन बहुत ही रेयरली हमें फंड में दिख रहा है, बट करंटली कैश एलोकेशन इज डिसेंटली 7% का कैश एलोकेशन करंटली है, राइट। तो थोड़ा इस चीज़ में डिफरेंट है, कैश एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा है करंटली, बट अगेन अ मेजरली अ लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड एज वेल। दिस इज ऑल्सो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड, कंसिस्टेंटली वैसा ही रहा है, दोनों लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, ये चीज़ समझनी है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दे आर नॉट चेंजिंग इट टू मच, 5-10% हेयर एंड देयर ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप एलोकेशन 20-25 पे ले गए और इन्होंने ये किया है। दे हैव डन इन द पास्ट, बट अगेन इट इज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पर एक कोविड में थोड़ा कम फर्क हुआ था, बट कोविड वॉज अ वेरी वेरी मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट है, तो हमें उसको देखना नहीं चाहिए ज़्यादा, बट कंसिस्टेंटली बढ़ा है। अब ये कंसिस्टेंटली बढ़ा है, ये ऐसे ही बढ़ेगा आगे या ये कभी वापस कम होगा, दैट इज़ वी हैव टू सी, ठीक है। बट स्टिल एक पराग पारिक में वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड दिखती है, राइट। बट कोटक और एचडीएफसी आर वेरी वेरी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स विद सम स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन, दैट्स व्हाट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इट्स अ बिग बिग कंपैरिजन। और यहाँ ओवरसीज इक्विटी भी है, यहाँ नहीं है, तो ये चीज़ भी समझनी है, राइट। तो अब हम देखते हैं होल्डिंग ट्रेंड, राइट, कि कैसे अगेन ये डेटा भी लास्ट 10 साल कैसे नए नए ये जो करंट स्टॉक्स हैं ये रहे हैं,
ये भी सिर्फ उस पर मिलेगा आपको, फंडोमीटर पे, और कहीं नहीं मिलेगा, राइट, ये डेटा। तो अगेन अब आप देख सकते हैं इनके करंट ये जो है ये टॉप 20 स्टॉक्स यहाँ पर लिस्ट है इस चार्ट में, और पारंपरिक के हैं ये, और उनका हिस्ट्री कैसा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अभी सितंबर 2023 में HDFC बैंक उनके पास सबसे ज़्यादा है, बजाज होल्डिंग नंबर 2 है, ITC नंबर 3 है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो सितंबर 2022 में उनके पास HDFC बैंक नहीं था, बट बजाज होल्डिंग कंसिस्टेंटली वो 7 ईयर से कैरी कर रहे हैं। ITC तो हमेशा से सितंबर 2000 मतलब हमेशा से सिंस इंसेप्शन दिस फंड हाउस हैज़ ICICI बैंक भी बहुत टाइम से इनके पास है। बट देन बाकी जो है SCL जो है वो 3 साल पहले ही आया है। मारुति सुजुकी रिसेंटली लास्ट 1 साल में नहीं था, रिसेंटली बाई किया है। कोल इंडिया 2 साल से है, पावर ग्रिड 3 साल से है। तो इट इज़ मोर, अगर हम देखें ओवरऑल, राइट, सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो US की बात कर रहा था मैं, अल्फ़ाबेट, राइट, गूगल 3 साल से इनके पास ये स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट 4 साल से इनके पास ये स्टॉक है, और ऑब्वियसली एलोकेशन थोड़े कम हो रहे हैं बिकॉज नया पैसा ज़्यादा नहीं डाल पा रहे हैं। फेसबुक इनके पास ऑलमोस्ट 2017 से कंसिस्टेंटली है। अमेजॉन भी इनके पास लास्ट 5 साल से। तो US इक्विटी में भी दे आर इनटू ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, मतलब टॉप IT कंपनी, टेक कंपनीज में ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं इधर उधर, 4-5 बड़े बड़े स्टॉक्स उन्होंने उस हिसाब से एलोकेशन रखा है। और जैसा हमने देखा, राइट, 16% एलोकेशन है उसका। और अगर हम ये 4 स्टॉक्स को देखें तो बेसिकली वही 4 स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से US इक्विटी में, और कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 16% ही है, और कुछ होगा भी तो नीचे छोटा मोटा कुछ होगा, बट यही 4 ही स्टॉक्स इनके पास US इक्विटी के हैं। तो काफ़ी थॉट ऐसा है कि ये नहीं है कि भाई बहुत सारी US इक्विटी ले लिए, 3-4 स्टॉक्स उन्होंने और कंसिस्टेंटली रखे हैं, वो 3-4 साल से वो हैं, राइट। फिर अब NMDC है, फिर इन्फोसिस है। तो ये काफ़ी सारे नए स्टॉक्स भी इन्होंने लास्ट 1 साल में ऐड किए हैं। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इनके पास 20-30 इस तरह से 30 के स्टॉक्स के आसपास रहे हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर में बिकॉज एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत बढ़ गया है, तो अब इन्होंने 40 स्टॉक कर लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप लास्ट ईयर देखेंगे तो 28 थे, उससे पहले 27, 29, तो ये इतने ही रखते थे, हमेशा 30 के आसपास स्टॉक्स रखते थे, काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो रखते थे, इंक्लूडिंग US इक्विटी। बट ना लास्ट 1 ईयर में दे हैव इंक्रीज। ऑब्वियसली एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ाने पड़ेंगे। आप 30 स्टॉक में 40,000 करोड़ मैनेज करना इज़ नॉट ईजी, राइट। और फिर रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद US इक्विटी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वो सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो नाउ। तो ये थोड़ा सा चेंज इन द स्ट्रैटेजी हुई है लास्ट 1 ईयर में। तो PTR देखें कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इनका है 45%, ठीक है। एवरेज जो है फ्लेक्सी कैप का 67% है। 45% इन अ ईयर द पोर्टफोलियो हैज चेंज, एवरेज 67%, तो उस हिसाब से कम है। पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत हाई नहीं है, बट अगेन दे आर नॉट टू मेनी स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हैं। एक एक्सिस बैंक दिख रहा है मुझे, एक बजाज होल्डिंग दिख रहा है, HDFC बैंक चलो दिख रहा है, ICICI बैंक। तो ये मतलब कुछ ही स्टॉक्स हम देख सकते हैं। फेसबुक दिख रहा है जो काफ़ी टाइम से है, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है जो अच्छे खासे टाइम से है। बाकी दे कीप ऑन चेंजिंग, मतलब डिसेंट एक PTR है। ये डिफरेंट आपको लगेगा कोटक में। कोटक बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। कोटक में आप देखेंगे तो आपको देखेगा भरा हुआ लिखा है नंबर, राइट। तो ICICI बैंक, L&T, इन्फोसिस, राइट, ये अल्ट्राटेक, एक्सिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक, ये सारे स्टॉक्स जो टॉप 7 स्टॉक्स हैं, ये तो इनके 9-9, 10-10 साल से पोर्टफोलियो में है, कोई चेंज ही नहीं है। तो डेफिनेटली मच मोर लॉन्गर ड्यूरेशन फोकस है। काफ़ी जब लेते हैं तो काफ़ी लंबा रखते हैं उसको, राइट। और इवन मतलब अगर हम उसके बाद भी देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू मतलब लास्ट 10 साल से है, मारुति बीच में लिया, फिर बीच में छोड़ा, फिर लिया वापस। तो काफ़ी एक अच्छा खासा होराइजन है। जाइडस लाइफ साइंसेज, रामको सीमेंट बहुत टाइम से, राइट। तो अच्छा खासा समय दे गिव ऑन द स्टॉक, और ये चीज़ उनकी PTR से भी दिख रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इसका सिर्फ 19% है, उसका कितना था 45% था, इसका 19% है सिर्फ, ठीक है। तो मच लेसर, और इनका पोर्टफोलियो में दिख रहा है ये, ठीक है। और एवरेज 67% है। तो दे मच लो चेंजेस, स्टॉक बाय करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। कोटक फ्लेक्सी कैप रखता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं? 53 स्टॉक्स हैं, और कंसिस्टेंटली वो 50 के आसपास ही उनका ये रहा है नंबर। तो 50 के आसपास स्टॉक्स ही कंसिस्टेंटली रखा है। दे हैव नॉट चेंज इट, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा या कम हुआ, दे हैव नॉट चेंज दैट। तो उनकी स्ट्रेटजी है कि 50 के आसपास हम नंबर ऑफ स्टॉक्स रखेंगे, और वही उन्होंने रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली इनका डिफरेंट रहा है। HDFC फ्लेक्सी कैप भी वैसा ही थॉट है, थोड़ा मोर लॉन्गर ड्यूरेशन है। अगर हम देखेंगे तो अगेन ICICI बैंक और HDFC बैंक तो लास्ट 10 साल से हैं, NTPC भी लास्ट 7-8 साल से है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 साल से है। अगेन
आपको पता होगा कि प्रशांत जैन के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा बात की जाती थी कि ही वॉज वेरी प्रो पीएसयू, वो बहुत ज़्यादा पीएसयू इन्वेस्टिंग करते थे। और ये चीज़ आप एनटीपीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस टाइप की कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राइट, इस तरह की कंपनीज अगर आप देखेंगे, ओएनजीसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा देखो आप 10 साल से हैं इनके पास, राइट, तो यू विल सी कि देर आर लॉट ऑफ PSUs in his portfolio, which you will not see in Parag Parikh, you will not see much in कोटक फ्लेक्सी कैप। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हुए थे, क्योंकि PSU डिडंट डू वेल और फिर अभी अच्छा किया तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, वो सब हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेज में। बट PSU यू विल सी, जस्ट आई वांटेड टू शो कि एनटीपीसी देखो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा खासा एलोकेशन और अभी भी है, even with new fund manager they have not changed that too much, they have decreased it or increased it much, but वो अभी भी उन्होंने वो कंसिस्टेंसी रखी है। नए फंड मैनेजर ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज किया है। अगर हम लास्ट 1 साल में देखें तो जो आज टॉप 20 स्टॉक्स हैं वो पहले भी कहीं कुछ ना कुछ एलोकेशन था, तो मतलब रोशी जी ने ज्वाइन किया है, शी हैज़ नॉट चेंज द नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो टू मच, और ये PTR में दिख रहा है, सिर्फ 28% ही PTR है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नए फंड मैनेजर आया उसने कहा नहीं सब कुछ चेंज करेंगे मेरे हिसाब से चलेगा, वैसा नहीं है। ओनली थिंग विच हैज़ चेंज इज नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। 52 स्टॉक्स तब चल रहे थे पहले, 52, अब वो 41 पे आ गए हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स शी हैज़ रिड्यूस, तो नीचे के जो स्टॉक्स हैं वो कम किए हैं, बट टॉप स्टॉक्स उन्होंने रखे हैं। तो अभी मोर कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच द न्यू फंड मैनेजर इट सीम्स इज टेकिंग, राइट। बाकी जो है फंड्स जो है वो अभी भी वैसे ही हैं, और ये चीज़ हमें दिख रही है कि टॉप 4 स्टॉक्स तो काफ़ी टाइम से इनके पास हैं, राइट। तो डिफरेंट अप्रोच, कोटक फ्लेक्सी कैप से थोड़ा ज़्यादा PTR, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा चेंजेस, मोर PSU ओरिएंटेड, राइट, बट पराग पारिक से कम मतलब चेंजेस करते हैं। पराग पारिक हैज़ मोर PTR, मोर चेंजेस दे डू, ठीक है। और यहाँ पर तो फंड मैनेजर भी चेंज हुआ है, तो फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो चेंज नहीं किया है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम किए हैं। अब हम सेक्टर की बात करते हैं, तो पराग पारिक का जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा, मैंने डोमेस्टिक ही लिया है, तो US तो हमें पता ही लग गया कौन से स्टॉक्स हैं। तो डोमेस्टिक में बैंक प्राइवेट 19% है, फिनांस MBS ये 11% है, तो बेसिकली फिनांस ओरिएंटेड 30% तो फिनांस ही है, फिर IT है, माइनिंग है एंड FMCG है। कोटक फ्लेक्सी कैप अगेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आर 20%, एंड HDFC फ्लेक्सी कैप ऑल्सो हैज़ प्राइवेट बैंक्स, तो प्राइवेट बैंक्स इज द बिगेस्ट। HDFC फ्लेक्सी कैप के पास पब्लिक बैंक भी है साथ टॉप 5 में, और पावर कंपनीज अगेन मोस्टली पावर कंपनीज मोस्टली हैव मतलब PSUs एज वेल, राइट, तो वो भी 6.5% है, राइट। यहाँ पर इंजीनियरिंग है तो थोड़ा सा डिफरेंट एलोकेशन है, बट टॉप तीनों का प्राइवेट बैंकिंग में ही मेजर एलोकेशन तीनों का है, राइट। तो दिस इज हाउ सेक्टर एलोकेशन कंपैरिजन इज। अब हम बात करते हैं मूल्हा का, बेसिकली रिटर्न्स कैसे दिए, राइट। तो सबसे पहले हम हमेशा कैलेंडर रिटर्न्स करते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न थोड़ा बताता है। तो मेरे को कैलेंडर रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। इट टेल्स यू कि कैसा ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड कैसा रहा, राइट, और कहाँ इशू हुआ, कितना ज़्यादा इशू हुआ, वो सारी चीज़ें। कोटक फ्लेक्सी कैप वॉज वन ऑफ द पोर्टफोलियो में भी था हमारे एक टाइम पे, बट वी रिमूव्ड इट एंड वी विल टेल यू कि बाय द परफॉर्मेंस वॉज, वो हैम्पर हुआ उसका। तो अब कैलेंडर रिटर्न, तो ग्रीन कलर जो है वो वेरी गुड परफॉर्मेंस है, और रेड कलर इज नॉट सो गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। बाकी येलो मतलब वाइट कलर इज बेसिकली एवरेज के आसपास, नथिंग स्पेशल, नथिंग ग्रेट, नथिंग बैड ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से कलर कोडिंग किया है। तो अगर आप पराग पारिक का देखेंगे, राइट, अभी ये जो रिटर्न्स हैं ये लास्ट 7 साल के हैं, ठीक है, 2016 से 2022 तक के कैलेंडर रिटर्न, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के उस ईयर में रिटर्न्स। YTD मतलब 2023 के 31 अक्टूबर तक के रिटर्न है। इफ़ यू विल सी पराग पारिक, तो इट हैज़ नो वाइट कलर, तो या तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या बहुत खराब परफॉर्म किया है। एंड ऑफ कोर्स इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज दे हैव ए सेपरेट जोग्राफिकल एलोकेशन एज वेल। अब भाई 20-25% एलोकेशन अगर आपका दूसरी जोग्राफी में होगा तो वहाँ उसका परफॉर्मेंस भी आप पे इम्पैक्ट करेगा। अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप डबल अच्छा करोगे, मतलब इंडिया भी अच्छा कर रहा है, US भी अच्छा कर रहा है तो आप और अच्छा करोगे, राइट। और इंडिया अच्छा कर रहा है, US अच्छा नहीं कर रहा तो आप ऑब्वियसली ख़राब करोगे बाकियों से। तो ये एक प्रॉब्लम इनके साथ रहेगा ही, क्योंकि तो ये चीज़ इसलिए एग्जैक्टली हम कंपेयर, ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो हमें करना ही चाहिए, और हम दोनों तीनों में शायद फंड ना लें, राइट, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी है। और इसीलिए अगर आप देखोगे कि देखो आप 2016 में दे वर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर, 2017 में दे वर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स, मोस्टली बिकॉज जोग्राफी US जोग्राफी डिडंट डू वेल। 2018 में दे वर वन ऑफ द बेस्ट, 2019 में दे वर द बेस्ट, 2020 में दे वर
मतलब आउटराइटली द बेस्ट। 2020 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बिकॉज यूएस ज्योग्राफी डिड वेरी वेल। 2021 में देवर अगेन आउटराइटली वेरी 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 गुड। फिर 2022 में वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस, -7.23, ठीक है, कैटेगरी 0.88 पे है, जो इंडेक्स है वो 4.77, ये -7.23। YTD में अगेन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो वेरी मतलब डाइवर्स, वेरी गुड और वेरी बैड, बीच में एवरेज रिटर्न नहीं देते। कोटक फ्लेक्सी कैप जहाँ तक हम बात करें तो 2016 में अच्छे थे, 2017 में कुछ खास नहीं, 2018 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 19-20 में एवरेज के आसपास, 2021 में खराब परफॉर्मेंस किया है, 2022 में अगेन एवरेज के आसपास मतलब इंडेक्स के आसपास है, पर 2000 YTD में अगेन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग। तो लास्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल में अगर हम देखें, मतलब अगर हम 2023 को भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो 4-4.5 साल में एक भी ग्रीन कलर नहीं है। तो इसीलिए परफॉर्मेंस इन लास्ट 4-5 ईयर्स ऑफ कोटक फ्लेक्सी कैप हैज़ नॉट बीन वेरी गुड, ठीक है। उससे पहले जो ग्रीन कलर थे वो 2016, 17, 18 में ही रह गए, ये डिफरेंस है। अब SDFC फ्लेक्सी कैप, राइट, जैसे मैंने बोला था कि काफ़ी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क चलते रहते थे क्योंकि दे वर वेरी PUC इन्वेस्टिंग कर रहे थे, राइट। तो नो ग्रीन कलर टिल 2018, एवरेज के आसपास परफॉर्मेंस। 2019-20 में रेड, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड वी कैन सी द नंबर्स। मतलब 2020 में तो सिर्फ 6% रिटर्न दिए हैं, इंडेक्स ने 18%, कैटेगरी एवरेज 17.5%, तो 6% रिटर्न दिए, तो ऑब्वियसली पीपल विल गेट स्कैर्ड, राइट। 2021 में अगेन इंडेक्स से थोड़ा बेटर, मतलब परफॉर्मेंस बेटर था। फिर 2022 में जब PSU चला तो दे गेव छप्पर फाड़ के रिटर्न, सब कुछ कवर कर लिया इन्होंने, राइट। 18% रिटर्न है, और YTD में भी दे आर डिसेंटली गुड परफॉर्मर। तो अब इनका जो है लास्ट 3 साल में एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, इसलिए ट्रेडिंग रिटर्न अच्छा दिखेगा, लेकिन 2 साल बहुत खराब, राइट। तो ये टाइम आप निकाल सकते हो क्या, इतनी कन्विक्शन आप फंड मैनेजर के साथ रख सकते हो क्या कि ऐसा 2 साल निकल जाए कि इतना खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद ऐसा साल आए, वो कन्विक्शन फंड मैनेजर के साथ चाहिए अगर आप करते हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ तक प्रशांत जैन जी थे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ द फंड मैनेजर हैज चेंज्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दिस इज हाउ द फंड्स परफॉर्मेंस इज। तो ऑब्वियसली मोस्ट कंसिस्टेंट बेस्ट परफॉर्मर जो है वो पराग पारिक ही दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर उसी में है, राइट। और बाकी कोटक फ्लेक्सी कैप एंड SDFC फ्लेक्सी कैप हैड गुड टाइम बैड टाइम्स एज वेल, तो मतलब दोनों का सिमिलर उस हिसाब से परफॉर्मेंस है, कैलेंडर परस्पेक्टिव से नथिंग सो ग्रेट, ठीक है, नथिंग सो बैड ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह का इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा है। अब हम देखते हैं ट्रेलिंग। तो ऑब्वियसली ट्रेलिंग रिटर्न्स क्या होता है, थोड़े से बायस्ड होते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है तो ट्रेलिंग रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस खराब है तो खराब दिखते हैं, और वही है पराग पारिक का रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, YTD में देखा हमने, राइट। और मतलब YTD में देखा तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इसीलिए पराग पारिक का 1 ईयर परफॉर्मेंस, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर फंड ये रहा है। 3 ईयर में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है बिकॉज ऑफ 2022, वो थोड़ा इनका खराब था, राइट। बट अदरवाइज मैक्सिमम ग्रीन कलर इज विद पराग पारिक। कोटक फ्लेक्सी कैप ऑन द अदर हैंड, लाइक आई सेड, लास्ट 4-5 साल में कोई, मतलब अगर हम कैलेंडर में देखेंगे तो 5 साल ऑलमोस्ट हैज़ नो ग्रीन कलर, राइट, एंड दैट्स वाई मोर रेड कलर इन द ट्रेलिंग, ठीक है। तो सबसे खराब परफॉर्मर है YTD में, 6 मंथ में भी अच्छा परफॉर्मर नहीं किया, 1 ईयर में भी नहीं किया, सबसे खराब है। 3 ईयर में भी रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज इंडेक्स से कम है, 5 साल में भी कम है, एंड 7 साल में भी कम है, बट 10 साल में देन परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स से। तो ऑब्वियसली रिसेंट 4 साल तो इसलिए रीज़न था कि वी रिमूव्ड इट फ्रॉम द पोर्टफोलियो एज वेल, इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल। SDFC फ्लेक्सी कैप अगेन हैज़ डन वेरी वेल, तो इसीलिए परफॉर्मेंस मतलब ना ग्रीन है ना रेड है, बट इट हैज़ डन वेल, ठीक है। स्पेशली 2022 वॉज वेरी गुड, YTD इज़ ओके, तो परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन, अगर हम इंडेक्स से YTD भी अच्छा है, 1 ईयर भी इंडेक्स से और कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, 3 ईयर तो बेस्ट परफॉर्मर है, फिर 5 ईयर, 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स इज़ ओके। अगेन बिकॉज 2022 बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। यही चीज़ अगर हम 2021 में एंड में देखते हैं SDFC फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स, ट्रेलिंग तो बहुत ख़राब दिखते हैं, ये समझना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी 40 फ्लेक्सी कैप फंड हैं करंटली इन द कैटेगरी, ठीक है, और 43 मतलब YTD में और 6 महीने 43 फंड्स हो गए हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, मोस्टली सभी फंड हाउसेस के एक फंड इस कैटेगरी में है। अब हम रोलिंग रिटर्न्स की भी बात करेंगे। अगेन पराग पारिक ऑब्वियसली स्कोर्स, बिकॉज वो दिख रहा है हमें कि कैलेंडर में दिख गया है, तो पराग पारिक हैज़ डन वेरी वेल। 3 ईयर लोवेस्ट, मतलब अगर 3 साल भी आपने पराग पारिक रखा, वर्स्ट परफॉर्मर इज 2.4, तो कभी रिटर्न नेगेटिव दिया ही नहीं अगर 3 साल रखा है आपने इस फंड को, राइट। 5 साल रखा है तो 5% मिनिमम वर्स्ट पर रिटर्न दिए हैं इन्होंने ईयर ऑन ईयर। 7 साल रखा है तो 15% रिटर्न दिए हैं, ठीक है, ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर।
इन दोनों फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, तो 3 साल के लिए तो ये दोनों फंड्स है ही नहीं, मतलब कोई भी फंड नहीं है 3 साल के लिए दोनों। बट 5 साल के लिए भी HDFC फ्लेक्सी कैप बोल रहा है कि भाई हम नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो ऑब्वियसली दीज फंड्स आर एनीवेज मोर देन 5 ईयर का हम होराइजन बोलते ही हैं, और उस हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस 7 ईयर लोवेस्ट एंड 7 ईयर हाईएस्ट देखेंगे तो अच्छे परफॉर्मेंस इन फंड्स ने दिए। फंड्स अच्छे हैं, ठीक है, तो खराब कोई भी फंड नहीं है। हिस्ट्री किसी का रिसेंट अच्छा है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत फॉल्टर हुई है कोटक फ्लेक्सी कैप की, तो वो उसकी वजह से यहाँ पर रेड कलर दिखता है। अब हम बात करेंगे रिस्क रेशियोज के, राइट। तो अगेन दिस डेटा is only on Fundometer, again you will not get this data anywhere else, right? तो बीटा पराग पारिक is much lower risk, तो बीटा is 0.65, significant low risk they take as compared to index. Reason obviously US इक्विटी में है क्योंकि वहाँ का बीटा इंडिया से थोड़ा सा कम रहता है, मतलब वहाँ की स्टैंडर्ड डिविएशंस, रिस्क प्रोफाइल्स कम रहती हैं, और द टाइप ऑफ स्टॉक्स विच स्पेशली विच दे आर बाइंग, तो वो भी एक रीज़न है। बट ओवरऑल अगर हम इनके स्टॉक्स भी देखेंगे तो दे टेक लोअर रिस्क एज कम्पेयर टू, जैसे बजाज होल्डिंग्स टाइप के स्टॉक हैं, पावर ग्रिड टाइप के स्टॉक्स हैं, तो इस टाइप के इसके पास स्टॉक्स हैं, तो वो ऑब्वियसली दे आर हैव ए लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, ठीक है। और बट फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त अल्फा दे हैव जनरेटेड कंसिस्टेंटली, कभी भी अल्फा इनका कैटेगरी एवरेज से कम रहा ही नहीं है, ठीक है, लास्ट 7-8 साल में, तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। कोटक फ्लेक्सी कैप ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन अ हायर बीटा, मतलब ज़्यादा रिस्क लेता है एज पर विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी एवरेज। इंडेक्स से थोड़ा कम रहा है कंसिस्टेंटली, 1 से कम रहा है, तो इंडेक्स से कम रिस्क है, बट कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। बट अल्फा 2020 तक कंसिस्टेंटली क्रिएट किया है अल्फा, एंड दैट्स व्हाई द फंड हैज़ डन वेरी वेल एज वेल, बहुत अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट गेन कर पाया। लेकिन उसके बाद थोड़ा फॉल्टर हुआ, लास्ट 2-3 साल में अल्फा नहीं जनरेट हो पा रहा है फंड से, ठीक है। दैट्स व्हाई अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ भी देखेंगे तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट मच, तो और ये टिपिकल होता है कि राइट एसेट अंडर मैनेजमेंट तभी ग्रो होगा जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा। दैट्स व्हाई पराग पारिक हैज़ बीटन देम एंड इट इज़ नाउ नंबर 1 बिकॉज उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, ठीक है। HDFC फ्लेक्सी कैप इज मोर रिस्क टेकिंग, राइट, तो कंसिस्टेंटली 1 से ज़्यादा ही, मतलब इंडेक्स से भी ज़्यादा और कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिस्क दे टेक, राइट। अल्फा जब से PSU चले हैं जून 2022 के बाद, राइट, दे हैव क्रिएटेड एक्सेप्शनल अल्फा, बट उससे पहले दे वर नॉट सो कंसिस्टेंट इन क्रिएटिंग अल्फा, राइट। और दैट्स व्हाई एज आई सेड कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस हुए हैं फ्रॉम प्रशांत जैन, जब ये मैनेज करते थे इनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट देन आई थिंक ही हैज़ प्रूव्ड इट हियर कि इनके क्या, वही मैं कह रहा हूँ कि बट द एज अ इन्वेस्टर वी हैव टू बी दैट मच पेशेंट एंड दैट मच आपको कन्विक्शन होना चाहिए, राइट, कि फंड मैनेजर नहीं यार ये 3-4 साल कोई बात नहीं, रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा, फिर भी आई विल इसका एक बहुत ज़बरदस्त आएगा रिटर्न, तो वो आया है उनका। बट देन अगेन एज आई सेड कि इट्स वेरी टफ टू बी विद इतना कंसिस्टेंट, इतना ज़्यादा कन्विक्शन क्रिएट करना है ग्रेट। पी रेशियोज एज अ सेट थोड़ा पराग पारिक थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग थॉट से काम करते हैं, दे वर एक्चुअली वैल्यू फंड पहले, उन्होंने फिर अपना आपको फ्लेक्सी कैप फंड बताया, तो दे आर मोर इनटू, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि वी डू अ मोर वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड अप्रोच। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब थोड़ा वैल्यूएशन बेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और वो दिख भी रहा है। अगर हम उनका पी रेशियो सिर्फ कंपैरिजन करें तो दे आर लाइक जस्ट अबव BSE 500 का पी रेशियो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दे आर लाइक 24-25 सितंबर 2023 में जो नंबर आया है, राइट। जबकि अगर हम कोटक फ्लेक्सी कैप देखें तो दे आर अराउंड 35, राइट, तो दे आर मोर नियर कैटेगरी एवरेज। एंड HDFC फ्लेक्सी कैप देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा PSU है, तो इसलिए 30 के आसपास है। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स जो हैं वो कोटक फ्लेक्सी कैप के पास है, लीस्ट एक्सपेंसिव पी रेशियो। इट्स नॉट ए ग्रेट टर्म, ऐसा नहीं है कि अलोन ये कुछ बताता है, जस्ट एन इंडिकेटर, राइट। और HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें तो वो जो है सबसे ज़्यादा, मतलब वो बीच में बेसिकली रिस्क उस हिसाब से, मतलब वैल्यूएशन रिस्क लेता है, तो इसलिए काफ़ी बार ये बात होती है कि पराग पारिक हैज़ अ मोर वैल्यूएशन। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ आ गया है कि कैसा ये डिफरेंट फंड्स रहे हैं, राइट, क्या इनकी प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, हमें समझना है, राइट। और अगर आप एज ए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना रिस्क उस हिसाब से ले रहे हैं, आप US इक्विटी का एलोकेशन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, प्योर डोमेस्टिक इक्विटी लेना चाहते हैं तो उसमें से कौन सा लें। फंड मैनेजर एक चेंज हुआ है, 2 फंड मैनेजर बहुत कंसिस्टेंट है, तो उस हिसाब से भी बेट हमें थॉट प्रोसेस देके रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं ना, मोस्टली काफ़ी लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि चेंज ना करें, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, दीज आर वेरी गुड फंड, दे हैव डन वेरी वेल इन द पास्ट एंड दैट्स व्हाई दे आर सच बिग एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। और बहुत अच्छे फंड्स मैनेजर आर मैनेजिंग दिस फंड एज वेल। तो
जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके प्रोफाइल के लिए बेस्ट क्या है एंड अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल। हैव अ ग्रेट टाइम हेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है, और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे। एंड अगर वीडियो और बहुत अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए लास्ट में। और अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो कमेंट सेक्शन पे भी आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।